नमस्ते। कल हमने करे थे 2013 के हिंदी टीजीटी के प्रश्न उत्तर। तो आज करेंगे 69 क्वेश्चन से आगे। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी चौपाई, ऑप्शन सी रोला या ऑप्शन डी सभी। तो इसमें सभी क्या हैं? सभी मात्रिक छंद हैं। दोहा, चौपाई, रोला ये सभी मात्रिक छंद हैं। वह व्यवस्था जिसके कारण काव्य में लयात्मकता आती है छंद कहलाती है। छंद मुख्य से दो प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। मात्रिक छंद मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें सममात्रिक, विषम मात्रिक और अर्ध सममात्रिक छंद। दोहा है जो कुल 4 चरण होते हैं। प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। रोला है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। चरण के अंत में 2 गुरु और 2 लघु की योजना होती है। सोठा है जो दोहा का उल्टा होता है। चौपाई, सम मात्रिक 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। कुंडलियां हैं जो दो दोहों के बीच एक रोला मिलाकर कुंडलियां बनती है। कुंडलियां कैसे बनती है? दो दोहों के बीच में एक रोला मिलाकर कुंडलियां बनाते हैं। कुंडलियों की शुरुआत जिस शब्द से होती है उसी शब्द पे उसका समापन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्तियों में किस प्रकार का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन बी चौपाई। ये क्या है? चौपाई है। चौपाई के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पढ़ेंगे सवैया। सवैया क्या है? एक वार्णिक छंद है। वार्णिक वृत्तों में 22 से 26 अक्षर के चरण वाले जाति छंद को सामूहिक रूप से हिंदी में सवैया कहा जाता है। सवैया का उदाहरण रसखान के काव्य में प्रचुर मात्रा में है। मानुस हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। तो ये किस में लिखा गई है पंक्तियां? ये है सवैया में। क्वेश्चन नंबर 71, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। ऑप्शन बी पिंगल। पिंगल किसके हैं? छंद शास्त्र के प्रणेता। यह सूत्र शैली में लिखा गया है। छंद शास्त्र में छंदों की रचना पद्धति एवं छंद संबंधी गणना इत्यादि का वर्णन किया गया है। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ है। मनु स्मृति ने लिखा है कि जो कि हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीनतम धर्म शास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो ऑप्शन ए दोहा छंद का प्रयोग इन पंक्तियों में किया गया है। ऑप्शन ए। इन पंक्ति में दोहा छंद यह है जो एक मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरणों के अंत में गुरु और लघु, गुरु मतलब गुरु की मात्रा ऐसे और लघु की ऐसे होती है। बरवे क्या है? इसमें अर्ध मात्रिक छंद है जिसके विषम में 4 चरणों में 12-12 मात्राएं हैं। बरवे में क्या है? इसके विषम चरणों में 12-12 और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती है। तो बरवे में कुल कितनी मात्राएं हुई? 19। बरवे का उदाहरण है, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परे सिय हीरे सब कुमलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के सवदास, और कवि खदोत सम जह तह करे प्रकाश। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन बी इसमें यमक अलंकार है। जहाँ पे 2 शब्द एक जैसे हों और उनके अर्थ क्या हों? अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या हो? अलग हो, तो वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जहां सूर शब्द 2 बार आया है जिसका एक अर्थ है सूर्य और दूसरे का है सूरदास, अतः यहाँ यमक अलंकार होगा। अनुप्रास में वर्णों की आवर्ती होती है। उत्प्रेक्षा में उपमेय और उपमान की कल्पना की जाती है। विरोध न होते हुए भी उसका आभास होना ही विरोधाभास कहलाता है। 74, चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन बी रूपक अलंकार है।
जहाँ चरण उपमे को और कमल को उपमान मान लिया गया है, अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं किया गया, यहाँ रूपक अलंकार होगा। 75 क्वेश्चन। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो यो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन डी उपमा। उपमा अलंकार वहां पर होता है जहां नायक नील परिधान पहने हुए नायिका के कांतिमय अंगों की तुलना नीले बादल के बीच कांतिमय बिजली से करता है। दोनों के बीच समानता या तुलना करने के लिए जो वाचक शब्द आया, जब उपमे में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या है? जो जब इनका भेद रहित आरोपण हो तो वह रूपक अलंकार। श्लेष एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय जिसका पहला पद विशेषण का हो और दूसरा पद संज्ञा हो, वहां पर क्या होगा? कर्मधारय समास होता है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद उत्तर पद में उपमेय और उपमान विशेषण और विशेष्य संबंध हो, यानी कि पहला पद विशेषण का और दूसरा पद संज्ञा शब्द हो, कर्मधारय समास कहलाता है। इनके अन्य उदाहरण है चरण कमल, कमल नयन, चंद्रमुख, नीलकंठ, महादेव, महापुरुष आदि। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज जहाँ पर संख्या निर्धारक का बोध हो वहां पर क्या होता है? द्विगु समास होता है। जिस समास पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो, यानी कि जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, वहां द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह और समाहार का बोध होता है, जैसे सप्त सिंधु, दोपहर, त्रिलोक, चौराहा आदि। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन सी कर्मधारय है। महात्मा में उनकी क्या उसकी विशेषता बता रहा है, तो पहला पद विशेषण है, दूसरा विशेष्य। उपमेय उपमान का संबंध होता है। इसके अन्य उदाहरण नील गगन, कमल नयन, चंद्रमुख आदि। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। तो ऑप्शन बी दिनम दिनम प्रति। समास विग्रह दिनम दिनम प्रति होगा। इसमें क्या है? अविभाव्य समास है। अविभाव्य समास में प्रथम पद अव्यय एवं प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय की भांति कार्य करते हैं। इनके अन्य उदाहरण है यथाशक्ति, प्रतिदिन, उपगंगम आदि। क्वेश्चन नंबर 80। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन सी मगही में। बिहार की राजधानी पटना बघई बोली क्षेत्र में आती है। इसके अतिरिक्त गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर, सारण में भी बघई बोली जाती है, जबकि मैथिली दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और मुंगेर में बोली जाती है। भोजपुरी वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवपुर, आजमगढ़, बस्ती, साहबाबाद, चंपारण, सारण में बोली जाती है। अंगिका बिहारी हिंदी की गौण बोली है। यह झारखंड के उत्तर पूर्वी जिलों एवं बिहार के पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि जिलों में भी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो ऑप्शन ए प्रेम सागर। प्रेम सागर रचना किसकी है? लल्लू लाल की है। कवि गंग की चंद छंद भरण की महिमा हिंदी खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है। ऑप्शन के अनुसार लल्लू लाल द्वारा रचित प्रेम सागर को खड़ी बोली की पहली रचना माना गया। प्रेम सागर लल्लू लाल का प्रकाशन 1810, नासिकेतोपाख्यान सदलमिस की रचना है जिसका प्रकाशन 1803, ढोलाराम मारूरा दुहा कुशल लाभ का जो 11वीं शताब्दी से संबंधित है। 82। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी बोली नहीं आती। छत्तीसगढ़ी किसकी है? अर्धमागधी बोली के अंतर्गत आती है। जो पूर्वी बोली छत्तीसगढ़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, बल्कि यह पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की अन्य बोलियां है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कोरवी, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली और ब्रजभाषा आती है। 83 क्वेश्चन नंबर। पश्चिमी हिंदी की कितनी उपबोलियां हैं? तो ऑप्शन बी 5। पूर्वी हिंदी
पूर्वी पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी में 3 बोली आती है, राजस्थान की 4, पहाड़ी हिंदी की 3 और बिहारी हिंदी की 3 बोलियां प्रचलित है। बनाफरी किसकी उपबोली है? बुंदेली पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। बुंदेली की उपबोली बनाफरी है, यानी कि बुंदेली की उपबोली क्या है? बनाफरी और पावरी आती है। जबकि छत्तीसगढ़ी की उपबोली खलटाई और लरिया है और बघेली की उपबोली रिवाई तथा निबट्टा है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ऑप्शन बी ब्राचड़ से। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का संबंध है। पैसाची अपभ्रंश पंजाबी, लहदा और से संबंधित है। मगही की बिहारी उपभाषा की बोली है जिसका संबंध मागधी अपभ्रंश से है। और सोरसैनी का संबंध पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती से है। क्वेश्चन नंबर 86, हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो ऑप्शन बी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार की भाषा में कुल 18 भाषाएं परिवार के माने जाते हैं। भारोपीय परिवार में भारत ईरानी, आर्य भाषाएं, बाल्टो स्लाविक, आर्मीनी, अल्बानी, इटालिक, संस्कृत, जर्मनिक, केल्टिक, तोखरिक आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, कोरवी भाषा का उदय किससे हुआ? तो कोरवी भाषा का पश्चिमी हिंदी से हुआ, ऑप्शन ए सही। कोरवी भाषा को खड़ी बोली भी कहा जाता है। राजस्थानी से मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी का उदय, पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का उदय और बिहारी हिंदी से मगही, मैथिली और भोजपुरी बोलियों का उदय हुआ। 88, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है? तो ऑप्शन ए जूता। देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति प्रमाणित नहीं होती। क्षेत्रीयता में प्रयोग के आधार पर हिंदी में प्रचलित खिड़की, रोटी, घोंसला, झाड़ू, थप्पड़ आदि अन्य प्रचलित देशज शब्द हैं। हेजा, कीमत अरबी भाषा के शब्द हैं तथा देहात किसका भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का शब्द है। 89, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि के नहीं है? तो ऑप्शन डी ढ नहीं है। यह द्विगुण व्यंजन है। ढ ड़ दोनों द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऋष, ऋषि, ट वर्ग, र और स मूर्धन्य वर्ग की ध्वनियां हैं। 90 क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा एक अल्पप्राण ध्वनि है? तो ऑप्शन ए क अल्पप्राण ध्वनि के अंतर्गत आता है। उच्चारण में वायु की मात्रा के आधार पर ध्वनियां दो प्रकार की होती है। अल्पप्राण, जिनके उच्चारण में कम वायु प्रयुक्त होती है, वे ध्वनियां अल्पप्राण कहलाती हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? अल्पप्राण। महाप्राण के अंतर्गत जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक वायु प्रयुक्त होती है, वे ध्वनियां महाप्राण कहलाती हैं। यानी कि बोलने का वायु से इसका साधारण शब्दों में अर्थ समझेंगे। महाप्राण उन्हें कहते हैं जिनके बोलने में अधिक समय लगता है। अल्पप्राण उन्हें कहते हैं जिनके बोलने में, उच्चारण करने में कम समय लगता है। वहां पर क्या होगा? महाध्वनियां महाप्राण कहलाती है। प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ? तो ऑप्शन बी ब्राह्मी लिपि से हुआ। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं ओर की तरफ लिखी जाती है। यह एक मात्रात्मक लिपि है। कौन सी ब्राह्मी लिपि कैसी लिपि है? मात्रात्मक। यह व्यंजनों पर मात्रा लगाकर लिखी जाती है। ब्राह्मी से उत्पन्न कुछ लिपियां इस प्रकार है, जैसे देवनागरी, बांग्ला लिपि, उड़िया लिपि, गुजराती लिपि, गुरुमुखी लिपि, तमिल लिपि, मलयालम लिपि, कन्नड़ लिपि और तेलुगु लिपि आदि हैं। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 11। यहाँ पे स्वर और व्यंजन दिए गए, दो आयोग भाव होते हैं, अंग और अन है। ये न तो स्वर में जोड़े जाते हैं और न ही व्यंजन में, जो ये आयोग भाव दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 93, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? तो ऑप्शन बी यह अक्षरात्मक मानी जाती है। वे लिपियां जिनमें व्यंजन वर्ण और स्वर्ण वर्ण आकारांत रूप से संयुक्त हो जाते हैं अक्षरात्मक लिपि कहलाती है। देवनागरी लिपि का इसका उदाहरण है, जबकि वर्णात्मक लिपि में व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण आकारागत रूप में संयुक्त नहीं होते, वरन ध्वनिगत रूप से में ही संयुक्त होते हैं। तो वह रोमन लिपि का उदाहरण होता है। 94, देवनागरी लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए और सी।
यह वर्णात्मक लिपि यह दाएं से बाएं गलत है, क्योंकि यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 95, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो दशानन में क्या है? योग रूढ़ शब्द है। ऑप्शन बी। एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 योग रूढ़ शब्द। तोता डाली पर बैठा है, इस वाक्य पर कौन सा कारक है? तो ऑप्शन सी अधिकरण कारक है। इस वाक्य में अधिकरण कारक है। जब किसी का आधार प्रकट करना हो तो अधिकरण कारक का प्रयोग किया जाता है। इसका कारक चिन्ह में पर होता है। करण कारक से के द्वारा साधन के लिए, संबंध कारक का की के रारीरे संबंध प्रकट करने के लिए तथा अपादान से अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। तो ऑप्शन बी बहुवचन। विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन सी विद्या प्लस अभ्यास। यहाँ दीर्घ संधि है। जब दो समान स्वर मिलते हैं तो उनका दीर्घीकरण हो जाता है। जैसे विद्या प्लस आल्य विद्यालय, रवि प्लस ईश रवीश, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव आदि हैं। 99 क्वेश्चन, अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो ऑप्शन ए अपना काम स्वयं करो। 100 क्वेश्चन है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी मरकट नहीं है, यह बंदर का पर्यायवाची है। अब्र, जिमूत, वारिद बादल के पर्यायवाची शब्द है। बंदर के अन्य पर्यायवाची हैं कपि, शाखा मृग, वानर, हरि और कीस। 101 क्वेश्चन नंबर, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन बी प्राचीन। और नवीन का अर्वाचीन प्राय है, इसका विलोम भी प्राचीन ही होगा। आकृति शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो ऑप्शन ए बनावट। समभिन्नार्थक का आशय सम प्लस अभिन्न प्लस अर्थक यानी पर्यायवाची शब्द। छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए उरंग। विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्या प्लस आल्य, ऑप्शन ए। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन बी गुण संधि। ए और आ के बाद छोटी बड़ी और छोटा बड़ा और ऋषि स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रम ए ओ और अर हो जाता है, इसे ही गुण संधि कहते हैं। इनके अन्य उदाहरण है नर प्लस इंद्र नरेंद्र, वीरोचित वीर प्लस उचित, देव प्लस ऋषि। 106 का है सचित शब्द में कौन सी संधि है? तो सचित शब्द में है सचित्व संधि, ऑप्शन डी। 107 क्वेश्चन नंबर, ग्रहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए ग्रहम प्लस गच्छति। 108 क्वेश्चन नंबर, बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अत्यधिक क्रोधित होना, ऑप्शन ए। 109 क्वेश्चन, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ क्या है? बुरा हाल होना, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ऑप्शन बी अरहर है, जबकि अनाजों के नाम में पुल्लिंग, किंतु ज्वार, अरहर, मकई, मूंग आदि इनके अपवाद हैं, तो ये स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। रामेन शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन सी तृतीय विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति में राम का रूप होगा राम है रामो रामा। द्वितीय विभक्ति में रामम रामो रामान। तृतीय विभक्ति में रामेन रामाभ्याम रामे। ओम पंचमी विभक्ति में रामात रामाभ्याम रामेभ्य होता है। मालविकाग्नि मित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए कालिदास। मालविकाग्नि नाटक के लेखक कालिदास है। कालिदास के अन्य नाटक है अभिज्ञान, शकुंतलम एवं विक्रम
वर्ष्यम। भवभूति की रचनाएं उत्तम रामचरित एवं भास के कुल 13 नाटक हैं। भारवी नाटककार नहीं, इनकी एकमात्र रचना क्रातनो अर्जुनियम है, जो कि एक महाकाव्य है। 113 क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऑप्शन डी प्रतिमा नाटकम कालिदास की रचना नहीं है, यह भास के 13 नाटकों में से एक है। शेष अभिज्ञान शकुंतलम मालविकाग्निमित्रम विक्रमावर्ष्यम कालिदास के नाटक हैं। मालती माधव रचना के लेखक का नाम बताइए। तो मालती माधव किसकी रचना है? भवभूति की। ऑप्शन ए। इनके अन्य नाटक है उत्तर रामचरित चरितम, महावीर चरितम भी है। किसकी? भवभूति की रचना है। श्री हर्ष द्वारा रचित महाकाव्य नैषधर चरितम है। श्री हर्ष ने नाटकों की रचना नहीं की। 115 क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? तो ऑप्शन डी क्रातार्जुन रचित महाकाव्य है। अभिज्ञान शकुंतलम रघुवंशम महाकाव्य कालिदास की रचनाएं हैं। 10 कुमार चरित दंडी की रचना है, जिसमें 10 राजकुमारों के चरित्र का वर्णन किया गया है। शिशुपाल वधम के लेखक का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए माघ। यह महाकाव्य है, इसकी गणना वृत्रयी में होती है। कालिदास के महाकाव्य रघुवंशम एवं कुमार संभव है। हर्षवर्धन के 3 नाटक प्रचलित है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। यह तीनों प्रसिद्ध रचनाएं किसकी हैं? हर्षवर्धन की। क्वेश्चन नंबर 117, इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? तो ऑप्शन ए 10 कुमार चरित। शिवराज विजय पंडित अंबिका दास व्यास की रचना है। मेघदूतम कालिदास द्वारा रचित है। हर्षचरितम प्रशस्ति काव्य है, जो बाणभट्ट द्वारा रचित है। नैषधीय चरितम रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन ए श्री हर्ष। दंडी की रचना है 10 कुमार चरितम, यह एक गद्य रचना है। सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें होगी चतुर्थी विभक्ति। सरिते शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस पर प्रथम वचन में है सरिता, सरित, सरितो, सरिता, सरितम, सरितो, सरितः, सरिता, सरिद्भ्याम, सरिदिभ्य, सरिते, सरिद्भ्याम और सरिदिभ्य। 120 क्वेश्चन है, जगत शब्द रूप में कौन सा वचन है? जगत में क्या है? एक वचन रूप है। ऑप्शन ए सही। इसका पंचमी विभक्ति और षष्ठी का एक वचन का रूप होता है। तिषष्ठी धातु रूप में कौन सा अलंकार है? तो लट लकार है। ऑप्शन ए, इसे वर्तमान काल बोलते हैं। तिषष्ठी धातु रूप का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। इसकी मूल धातु स्था है, जिसका यह परम इसमें पद का रूप है। अपिबत धातु में कौन सा लकार है? तो यह लंग लकार है, यानी कि भूतकाल। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप एपिबत होता है और लंग लकार के धातु रूपों की शुरुआत ऐसे ही होती है। क्वेश्चन नंबर 123, पर्जाभ्य स्वास्ति शब्द में कौन सा कारक है? तो ऑप्शन बी संप्रदान। पर्जाभ्य स्वास्ति शब्द में संप्रदान कारक है। नमः स्वास्ति स्वाहा स्वधा अलम व संयोगच सूत्र से यह स्पष्ट है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसष्ट इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। 124, संयुक्त प्रधान में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन सी करण। संयुक्त अप्रधान में करण कारक है। सह, साठ, सार्ध, सम अर्थात 7 अर्थ वाले शब्दों के योग में करण कारक का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 125, राम गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो ऑप्शन ए राम घर जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।